हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर नीरू चौधरी और हम पढ़ रहे हैं डिस्कनेक्शन, जिसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं गाइडलाइन 3। 1 और 2 गाइडलाइंस हम पढ़ चुके हैं। उसके अंदर हमारे जो केसेस थे वो बहुत ही सिंपल थे कि मतलब फर्स्ट गाइडलाइन के अंदर तो मैंने आपको बताया था कि अगर 2 ग्रुप्स हैं उनमें से जो मोर रिएक्टिव होता है वही रिएक्ट अगर करना है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन लेस रिएक्टिव अगर हम चाहते हैं रिएक्ट करे तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तब हम क्या कर सकते हैं, तब हम वही आज पढ़ने वाले हैं। और जो हमने सेकंड गाइडलाइन पढ़ी थी उसके अंदर क्या था कि हमारा जो भी कोई प्रोडक्ट बन रहा था अगर वो लेस रिएक्टिव है तब तो कोई इशू नहीं आएगा, लेकिन अगर वो मोर रिएक्टिव है तब हम क्या करेंगे। बस ये दोनों ही केसेस के लिए आज हमारी ये थर्ड गाइडलाइन है। ठीक है, देखिए, इफ वी विश टू रिएक्ट द लेस रिएक्टिव ऑफ 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, जो दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनमें से रिएक्ट करे जो लेस रिएक्टिव है वो वाला फंक्शनल ग्रुप, और इफ द प्रोडक्ट ऑफ अ रिएक्शन विथ वन फंक्शनल ग्रुप इज एज रिएक्टिव और मोर रिएक्टिव देन द स्टार्टिंग मटेरियल। हमारे लिए जो ये इशू क्रिएट हुआ है कीमो सेलेक्टिविटी का, उसका रीज़न ही यह है कि अगर हम चाहते हैं लेस रिएक्टिव ग्रुप रिएक्ट करे, या फिर जो हमारी गाइडलाइन सेकंड थी उसके अंदर हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा था वो लेस रिएक्टिव था, तब हमारे लिए कीमो सेलेक्टिविटी का जो प्रॉब्लम थी वो इतनी नहीं आई। थर्ड गाइडलाइन की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि जो वन फंक्शनल ग्रुप है वो इतना ही रिएक्टिव है जितना स्टार्टिंग मटेरियल था, या तो उतना ही है या फिर मोर रिएक्टिव है। दोनों ही केसेस के अंदर हमारे लिए कीमो सेलेक्टिविटी के अंदर हमें गाइडलाइन थर्ड की रिक्वायरमेंट हो गई। ठीक है ना। देन मस्ट ब्लॉक द अनवांटेड रिएक्शन विद अ प्रोटेक्टिंग ग्रुप। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, प्रोटेक्टिंग ग्रुप। आने वाली क्लासेस के अंदर हम प्रोटेक्टिंग ग्रुप पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम इसको यूज़ करने वाले हैं। तो किस तरीके से यूज़ करेंगे वो देखना है आपको। तो 2 रीज़न है जिसकी वजह से हमने प्रोटेक्टिंग ग्रुप को यूज़ किया है। एक तो ये है कि अगर 2 फंक्शनल ग्रुप्स दिए हुए हैं उनमें से लेस रिएक्टिव को हम चाहते हैं रिएक्शन करवाना। दूसरा क्या है कि अगर हमारा जो भी कोई रिएक्शन हो रही है उसमें जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है वो रिएक्टिव है उतना ही जितना कि स्टार्टिंग मटेरियल है, या तो उतना ही है या फिर उससे ज़्यादा है। दोनों ही केसेस में हमें रिक्वायरमेंट होती है कि हम जो बना प्रोडक्ट है उसको क्या यूज़ करें, उसके अंदर प्रोटेक्टिंग ग्रुप यूज़ करें ताकि जो हम अनवांटेड रिएक्शंस को रोक सकें। ठीक है। तो यहाँ पर अमीनो एसिड्स जो होते हैं, आप सब जानते हैं अमीनो एसिड से ही क्या बनता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। और अमीनो एसिड्स के अंदर 2 फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, एक तो होता है COOH और एक होता है NH2 ग्रुप। ठीक है, अमीनो एसिड्स के अंदर ये 2 फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। और जो अमीनो एसिड्स हैं, अमीनो एसिड्स के अंदर COOH ग्रुप की ही मोस्टली रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, तो अगर ये दोनों ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो COOH रिएक्शन करे ऐसा तो हो नहीं सकता NH2 के होते हुए, क्योंकि NH2 जो है वो मोर रिएक्टिव साइट है। तो अब हम चाहते हैं कि जो मोर रिएक्टिव साइट है वो तो रिएक्शन ना करे, NH2 रिएक्शन ना करे और COOH जो है वो रिएक्शन करे। तो हम क्या करेंगे इस कंडीशन के अंदर, NH2 को तो हम कर देंगे प्रोटेक्ट। ठीक है, और फिर बचेगा क्या, COOH जो कि लेस रिएक्टिव है बट NH2 ब्लॉक हो चुका है, तो COOH ही ऐसे केस के अंदर रिएक्शन करता है। ठीक है, आप लोग इसको पढ़ के देखिए। अमीनो एसिड्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्रोटीन्स एंड इन मोस्ट रिएक्शंस ऑफ द COOH ग्रुप द मोर रिएक्टिव NH2 ग्रुप मस्ट बी प्रोटेक्टेड। ओके, आगे देखिए कंपाउंड 5। अभी हम आगे देखने वाले हैं। मैं आपको ये रिएक्शन समझा देती हूँ, फिर हम इससे रिलेटेड जो इसके पॉइंट्स हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए आपके सामने ये एक कंपाउंड है जो कि अभी मैंने आपसे कहा था 7 नंबर का, ये अमीनो एसिड है क्योंकि इसके अंदर COOH ग्रुप भी है और अमीनो ग्रुप भी है। ठीक है, तो ये जो अमीनो एसिड होता है इसमें क्या है, हम चाहते हैं कि COOH ग्रुप तो फ्री रहे और NH2 ग्रुप जो है वो ब्लॉक हो जाए, क्योंकि हम जो रिएक्शन होगी आगे फर्दर वो COOH की होनी चाहिए, NH2 की नहीं। तो अब हम क्या करते हैं, इसको ब्लॉक करने के लिए
हम ग्राउंड है हमारा 5, ये हमने गाइडलाइन 2 के अंदर मैंने आपको इसका सिंथेसिस बताया था कि जो COCl2 था उसमें COCl2 की एक साइड को हमने क्या कर दिया था, उसका ये एस्टरिफिकेशन हो गया यहाँ पर, तो केवल एक ही साइड अवेलेबल है रिएक्शन के लिए। अब क्या होता है यहाँ पे, ये जो NH2 ग्रुप है ये एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है, क्योंकि इन दोनों साइट में से जो मोर रिएक्टिव साइट है वो NH2 है, तो NH2 एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा और ये अटैक करेगा इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर। ठीक है, ये जब यहाँ पर अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर तो Cl यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ये Cl बाहर निकल जाएगा। ओके, तो अब जो कंपाउंड बनेगा वो ये कंपाउंड बनेगा, इसमें H यहाँ से और Cl यहाँ से बाहर निकलेगा और ये जो पूरा ग्रुप है एस्टर, ये इसके साथ में NH के साथ में लग गया ये वाला ग्रुप। ठीक है, आप देख सकते हैं ये ग्रुप जो है यहाँ NH के साथ में अटैच हो चुका है और ये वाला जो पार्ट है RCCOOH वो ये वाला पार्ट है। ओके, अब हम ये कह रहे हैं कि जब अमीनो एसिड्स की रिएक्शन हमने इस 5 नंबर कंपाउंड से करवाई है तो क्या हुआ है, NH2 जो था यहाँ पर जिसने एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव किया था, ये यहाँ पर भी है NH एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये यहाँ पर भी बिहेव कर सकता है क्योंकि लोन पेयर तो इसके अंदर अभी भी है, लेकिन ये अब एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव नहीं करता है। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे ये लोन पेयर जो है रेजोनेंस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, रेजोनेंस के अंदर इन्वॉल्व होने की वजह से अभी अवेलेबल ही नहीं है कि ये एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करें, तो ये जो कंपाउंड बना है 8 नंबर कंपाउंड, ये लेस रिएक्टिव होता है कंपेयर टू 7। ओके, तो अगर ये एज रिएक्टिव होता तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता और इस 5 नंबर कंपाउंड के साथ में फिर से एक और मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्शन कर सकता था, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर हमें दिख रहे हैं, बट ये रिएक्शन नहीं करता है क्योंकि इसके लोन पेयर जो है डीलोकलाइजेशन में रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गए हैं, तो कॉन्जुगेशन हो गया ना यहाँ पे, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो इसकी वजह से अब ये जो है लेस रिएक्टिव कंपाउंड हो गया है कंपेयर टू 7। यही तो हम चाहते हैं कि जो हमारा कंपाउंड बने वो लेस रिएक्टिव हो। ओके, तो यहाँ पर अमीनो एसिड्स के अंदर हम क्या करते हैं, NH2 ग्रुप जो होता है इसका एक तरीके से हमने क्या कर दिया, प्रोटेक्शन कर दिया। ये एज अ प्रोटेक्टिंग ग्रुप यहाँ पर काम कर रहा है, इसने इस NH2 का क्या कर दिया है, प्रोटेक्शन कर दिया है, इसको अब प्रोटेक्ट कर दिया है। रिएक्शन में ये इन्वॉल्व नहीं होगा, अगर रिएक्शन होनी है तो उसके अंदर COOH ग्रुप ही पार्टिसिपेट करेगा। ओके, कर सकते हैं कंपाउंड 5 जो हमारा एज अ प्रोटेक्टिंग ग्रुप जिसको हमने यूज किया है, कुड रिएक्ट ट्वाइस विथ एन अमीन। ठीक है, बट द फर्स्ट प्रोडक्ट 8 इज इवन मोर कॉन्जुगेटेड देन 5 एंड सो लेस रिएक्टिव। The COOH group is less reactive than NH2 and does not react. Okay. COOH जो है ये एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर इसके ऊपर अटैक नहीं करता है, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया है, तो ये 8 नंबर कंपाउंड अब लेस रिएक्टिव है देन कंपाउंड 7। तो पॉइंट है द सिंथेसिस ऑफ थायोल्स, थायोल्स का सिंथेसिस कर रहे हैं हम। थायोल क्या होता है, RSH by direct alkylation of H2S is not a good reaction as the product is at least as reactive as the starting material। यहाँ पर हमारे लिए प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई है कि अगर हम इस H2S का डायरेक्ट एल्काइलेशन करते हैं, एल्काइलेशन का क्या मतलब है कि ये H2S है, हमने यहाँ पर ये बेस लिया है, ये बेस क्या करेगा, यहाँ से H को निकाल लेगा, एसिड बेस रिएक्शन होने वाली है। ठीक है ना, और ये जो बनेगा ये कौन है, एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। ठीक है, अब ये न्यूक्लियोफाइल का जो ये सल्फर है ये अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर और यहाँ से ब्रोमीन जो है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना, कौन सी रिएक्शन हो रही है यहाँ पे, SN2 रिएक्शन हो रही है, ये बैक साइड से अटैक कर रहा है, ब्रोमीन जो है ये बाहर निकल रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और वो भी SN2। अब यहाँ हम बात करते हैं कि ये क्या बन गया, आपका थायोल का फॉर्मेशन हो गया है। जो थायोल यहाँ पर बना है ये एज रिएक्टिव है जैसा कि स्टार्टिंग मटेरियल रिएक्टिव है। ठीक है, तो अब ये थायोल
और ये H2S, ये दोनों ही रिएक्टिव हो गए। तो अब ये दोनों ही क्या है, RBr के साथ में रिएक्शन करेंगे। बेस यहाँ पर प्रेजेंट है, बेस यहाँ से H को ले लेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, फिर से ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करना लगेगा और ये किस पर अटैक करेगा, इस कार्बन पर, और ये फिर Br बाहर निकलेगा और ये R इसके साथ आ गया। तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो गया है, थायो ईथर का फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, आ रही है आपको बात समझ में कि क्या हो रहा है। यहाँ पे हमारा रिक्वायर्ड जो प्रोडक्ट था वो था थायोल, बट थायोल ने फर्दर आगे फिर रिएक्शन कर दी। तो ये तो एक अच्छा मेथड नहीं है कि हम डायरेक्ट H2S का एल्काइलेशन कर दें। तो इसका हमें एक दूसरा मेथड यूज करना पड़ता है। अगर हम चाहते हैं H2S से थायोल का फॉर्मेशन करना, तो हमें इसका दूसरा पाथवे यूज करना होगा, ना कि डायरेक्ट एल्काइलेशन मेथड। ठीक है, हम डायरेक्ट एल्काइलेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट एल्काइलेशन करते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो थायो ईथर बनता है। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पर थायो यूरिया, यहाँ पे हम थायो यूरिया का यूज करते हैं। ये थायो यूरिया है, 9 नंबर कंपाउंड जो है। थायो यूरिया इज यूज्ड एज अ मास्ड H2S इक्वलेंट द थायो यूरेनियम सॉल्ट being unable to react further and easily hydrolyzed to the thiol। ये जो कहा है सेंटेंस में आपने पढ़ा है, इसको जरा समझते हैं। यहाँ पे ये 9 नंबर कंपाउंड जो है थायो यूरिया है, और ये जो थायो यूरिया है हम इसको यूज करते हैं H2S को हमने क्या कर दिया है, मास्क लगा दिया है। ओके, मास्क लगा दिया है। तो अब जब ये रिएक्शन करेगा, अब इसका एल्काइलेशन हम करेंगे। एल्काइलेशन के लिए क्या होने वाला है, वही सेम रिएक्शन होगी। यहाँ पे जो सल्फर है ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यहाँ से यहाँ पर आएंगे और ये यहाँ अटैक करेगा और ये Br यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएंगे तो इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और लोन पेयर नाइट्रोजन पर भी है, सल्फर पर भी है और इस नाइट्रोजन पर भी है। तो ये पॉजिटिव चार्ज इन तीनों के लोन पेयर से ही स्टेबलाइज होगा। तो तीनों के साथ में इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी, ये हाईली स्टेबलाइज होगा ये पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो यहाँ पर ये हमारा जो था सल्फर का, हमने एक साइड को एल्काइलेशन कर दिया है। अब कोई इशू नहीं है, आराम से हम इसका क्या कर सकते हैं, हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं। ये जो पार्ट हमने जिसको हमने प्रोटेक्टिंग ग्रुप के लिए यूज किया था, अब हम इसको रिमूव कर सकते हैं बाय हाइड्रोलिसिस इन एल्कलाइन मीडियम। ठीक है, जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये यहाँ पे यूरिया में कन्वर्ट हो गया और ये हमारा थायोल का फॉर्मेशन हो गया। यही तो हम बनाना चाहते थे। तो जब भी हमें थायोल का फॉर्मेशन करना होता है तो हम ये थायो यूरिया मेथड है इसी को यूज करते हैं, ना कि हम इस H2S से डायरेक्ट एल्काइलेशन करके थायोल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये मेथड अच्छा नहीं है डायरेक्ट एल्काइलेशन का। यहाँ पे हम थायो यूरिया मेथड यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पे थायो यूरेनियम सॉल्ट बनता है। ठीक है, मास्क लगा दिया हमने H2S के ऊपर और ये जो थायो यूरेनियम सॉल्ट बना है अब ये रिएक्ट नहीं करता आगे फर्दर। ओके, यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है कैप्टोडायमीन, जो एज एक सेडेटिव है, ट्रांसक्यूलाइजर है। हम इसका एनालिसिस देख रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे 11 नंबर का कंपाउंड जो है ये कैप्टोडायमीन है। इसमें आप लोगों को जब आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर आपको कार्बन सल्फर बॉन्ड दिखाई देगा। आपके सामने दो ऑप्शन है, या तो आप ये वाला बॉन्ड डिस्कनेक्ट करें या फिर ये वाला बॉन्ड डिस्कनेक्ट करें। हम यहाँ पर इस कार्बन और सल्फर का बॉन्ड जो है वो डिस्कनेक्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम यहाँ से इस बॉन्ड को डिस्कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, सल्फर की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव चार्ज के साथ में हम H को लगा देते हैं तो ये केमिकल इक्विवेलेंट बन गया हमारा, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इस पर हमने हेलोजन को ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये जो 13 नंबर का कंपाउंड है इसको हम आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। अभी जो हम एनालिसिस कर रहे हैं वो हमारा ये 12 नंबर का कंपाउंड है, उसे हम एनालिसिस कर रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या बन गया है, थायोल बन गया है। और थायोल के अंदर हमने डायरेक्ट एल्काइलेशन हम नहीं करेंगे, मतलब ये कंपाउंड जो है एल्काइल ग्रुप हम इसे डायरेक्ट H2S पे नहीं लगाएंगे। इसके लिए हम थायो यूरिया मेथड यूज करेंगे। ओके, इसका आगे फर्दर आप एनालिसिस देखिए। ये कंपाउंड है 12 नंबर, ये वाला। ठीक है, यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ से इस बॉन्ड को हम डिस्कनेक्ट करेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है, CS का फॉर्मेशन हुआ है और वो भी किस मेथड से हुआ है, थायो यूरिया मेथड से हुआ है।
ये हम पढ़ चुके हैं अभी। थायोयूरिया मेथड यहाँ पर यूज हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ है, ये एसएच आया है। ठीक है, ये क्या हुआ होगा, पहले यहाँ पर यूरिया और H2S की रिएक्शन हुई होगी, जिससे हम इस तरीके से ये NH2 डबल बॉन्ड S, ठीक है। ये जो थायोयूरिया का फॉर्मेशन हुआ है, इसका हम क्या करेंगे, अब एल्काइलेशन करेंगे। आपको भी मैंने बताया था, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ आएंगे, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और वो नेगेटिव चार्ज जो है वो किसी दूसरे कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, जो कि कोई भी एल्काइल हैलाइड हो सकता है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर मैं इसका रिवर्स देखती हूँ तो ये एल्काइल हैलाइड ही है, ये एक एल्काइल है और ये हैलाइड है। अब ये थायोयूरिया के अंदर ये जो सल्फर है ये अटैक करता है इस कार्बन के ऊपर, ठीक है ना। तो हम यही बताना चाह रही हूँ मैं आपको कि यहाँ पर जो ये CS बॉन्ड बना है वो किस मेथड से बना है, थायोयूरिया मेथड से फॉर्मेशन हुआ है इसका। आप सिंथेसिस इसका देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अभी आप लोग इसको समझिए कि ये SH बॉन्ड जो है यहाँ पर वो थायोयूरिया मेथड से बना है, ये थायोल, ठीक है। जब ये बना होगा तो किससे बना होगा, इस एल्काइल हैलाइड से बना होगा, यहाँ पर हेलोजन होगा। और ये CCl बॉन्ड हम कैसे लेकर आ सकते हैं, CCl बॉन्ड के लिए अगर अल्कोहल हो तो हम उसका हेलोजिनेशन करके यहाँ पर Cl आ जाएगा, जिसके लिए हम SOCl2 यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, ये CCl बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, इस OH के रिप्लेस होने से तो Cl आ गया। और यहाँ पे इस OH को हम कैसे लेकर आए होंगे, यहाँ पर हमने इसको कार्बोनिल ग्रुप्स का रिडक्शन किया होगा, जिससे मतलब हम कह सकते हैं FGI किया होगा, जिससे ये अल्कोहल में कन्वर्ट हुआ होगा। तो हम इसका कर देते हैं यहाँ पर इसको कार्बोनिल में कन्वर्ट। और फिर ये जो 15 नंबर का कंपाउंड है, एसाइल ग्रुप हम लेकर आ सकते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन से। पॉइंट ये है कि हम इसको डायरेक्ट तो बेंजीन रिंग पे लेकर नहीं आ सकते, तो उसके लिए क्या पाथवे हो सकता है कि पहले हम इसको अल्कोहल में कन्वर्ट करें, फिर अल्कोहल के बाद हम इसको कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट करें, और फिर हम इसको कैसे लेकर आएंगे बेंजीन रिंग के ऊपर, बाय फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, क्योंकि ये एसाइल ग्रुप ही है, एसाइल ग्रुप हम यहाँ लेकर आ सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन होगा, यहाँ से ये बॉन्ड डिस्कनेक्ट होगा। ये जो कंपाउंड आपका बना है, अब इसके अंदर हम ये जो यहाँ पे एल्काइल थायो एल्काइल ग्रुप है, इसको हम रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ से हम इस बॉन्ड को डिस्कनेक्ट करते हैं, क्योंकि बेंजीन रिंग के ऊपर अगर कोई एक एटम ऐसा लगा हुआ है जिसके पास लोन पेयर है, तो कभी भी ये वाला बॉन्ड जो है वो डिस्कनेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड डिस्कनेक्ट होगा, तो सल्फर और कार्बन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ होगा, जिससे इस कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो स्टार्टिंग मटेरियल बने हैं ये क्या है, एल्काइल हैलाइड है एक तरीके से। ठीक है, एल्काइल यहाँ पे क्या है, ब्यूटाइल, और ये कोई भी हैलोजन हो सकता है। और ये क्या है, थायोल है। ठीक है, थायोल और अगर एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवाते हैं हम, तो आपको ध्यान होगा कि यहाँ से H रिमूव होगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, फिर ये अटैक करेगा इस ब्यूटाइल के कार्बन पे, तो ये यहाँ से हेलोजन बाहर निकल जाएगा। ये एनालिसिस आपको अच्छे से समझ में तब आएगी जब आपकी रिवर्स रिएक्शंस भी साथ में चलेंगी। तो आप इसको सिंथेसिस इसका आप देखिए, जिससे ये आपको अच्छे से इसका ये डिस्कनेक्शन जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो एनालिसिस है और ये इसका सिंथेसिस है। अगर हम इसको देखें दोनों को साथ में रख के, तो ये तो हमारा क्या है, एज अ स्टार्टिंग मटेरियल हमने लिया है। ठीक है, अब हम इन दोनों को यूज करते हैं, ये हैं हमारे स्टार्टिंग मटेरियल। ठीक है, इन दोनों से हम रिएक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, थायोल लेंगे। इस थायोल का हम क्या करवाएंगे, यहाँ पे एन ब्यूटाइल क्लोराइड जो है इसके साथ में रिएक्शन करवाएंगे, और ये Na2CO3 यहाँ पर किसकी तरह बिहेव करेगा, एज अ बेस यहाँ पर बिहेव करेगा। तो यहाँ से ये H को रिमूव करेगा, जिससे ये S नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ क्या आएगा, ये S नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि ये न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, और ये इस ब्यूटाइल के कार्बन पर अटैक करेगा, और यहाँ से जो है ये ब्यूटाइल क्लोराइड जो है ये बाहर रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपका क्या बन गया, थायो ईथर का फॉर्मेशन हो गया, बीच में सल्फर है और दोनों साइड में एल्काइल ग्रुप्स हैं। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे, ये जो ईथर बना है और ये क्या है, एसिड क्लोराइड है और AlCl3 है, तो ये दोनों किसके काम में आते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के काम में आते हैं, या हम कहें फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, क्योंकि ये जो एसाइल ग्रुप है यही यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो pH है इसको मैंने ओपन करके लिख दिया है, ये बेंजीन रिंग है और S सल्फर है यहाँ पर, और ये ब्यूटाइल। ठीक है, इसको तो एज इट इज लगा दिया। बेंजीन रिंग के ऊपर जो ये असाइल का फॉर्मेशन होगा यहाँ से,
ये असाइल ग्रुप, ये असाइलेशन यहाँ हो जाएगा। सल्फर के ऊपर लोन पेयर हैं जो कि जिसकी वजह से इसका क्या लगेगा, प्लस एम इफेक्ट लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ठीक है। तो पैरा के ऊपर ये असाइल ग्रुप आ गया। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन करते हैं जिससे ये OH में कन्वर्ट हो जाता है फर्स्ट स्टेप के अंदर, तो सोडियम बोरोहाइड्राइड की हेल्प से। उसके बाद में हम SOCl2 लेते हैं जो कि क्या करेगा, उस OH को क्लोरीन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ये रिएक्शंस हम पढ़ चुके हैं कि अगर हम अल्कोहल का हेलोजिनेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए हम SOCl2 ले सकते हैं, थायोनिल क्लोराइड। आगे देखिए यहाँ पर हमने क्या करना है, अब ये Cl है, अब इस Cl को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, थायोल के अंदर। तो उसके लिए हम सबसे बढ़िया क्या ले सकते हैं, थायोयूरिया ले सकते हैं। थायोयूरिया के अंदर क्या होगा, सल्फर होगा, जो सल्फर अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, ये मैंने आपको अभी बताया था। यहाँ देखिए ये देखिए, ये थायोयूरिया है, ये जो सल्फर है ये वाला, ये अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, ठीक है। तो ये Cl बाहर निकल जाएगा, ये सल्फर यहाँ आ जाएगा। उसके बाद हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे इन एल्कलाइन मीडियम, OH दिया हुआ है, एल्कलाइन मीडियम हम यूज करते हैं, जिससे क्या होगा, ये थायोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आपको इंपॉर्टेंट है कि आप हमेशा कौन सी रिएक्शन याद रखेंगे, आपको हमेशा ये रिएक्शन जो है वो याद रखनी है कि थायोयूरिया मेथड क्या होता है। क्लियर, ये बन गया है आपका थायोल। अब हम इसकी रिएक्शन करा देंगे, जो हमारे स्टार्टिंग कंपाउंड जो बने थे उसके साथ में हमने इसकी रिएक्शन करा दी है बेस की प्रेजेंस में। बेस क्या करेगा, यहाँ से H को ले लेगा, H के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और वो अटैक करेगा इस क्लोरीन वाले जो कार्बन के ऊपर, और ये Cl जो है ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा और आपका ये टारगेट मॉलिक्यूल जो है इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आपको जो सिंथेसिस है, पहले इस सिंथेसिस को समझना है। जब आपको ये सिंथेसिस की रिएक्शंस अच्छे से माइंड में आ जाएंगी, अच्छे से समझ में आ जाएंगी, तो आपको ये एनालिसिस करने में इजी रहेगा, ठीक है। तो अब आप एनालिसिस देख सकते हैं कि यहाँ पे थायोल जो आया है ये थायोयूरिया मेथड से आया होगा, तो हम ये बॉन्ड डिस्कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे Cl कैसे आया होगा, OH से आया होगा। देन OH कैसे आया होगा, हमने FGI किया होगा, मतलब कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन किया होगा। उसके बाद में हमने इसमें कार्बोनिल में कन्वर्ट कर दिया। अब ये असाइल ग्रुप है, असाइल कैसे आया होगा, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन से आया होगा। फिर हम इस फ्रीडल-क्राफ्ट जब एसाइलेशन से आया है तो हमने इस बॉन्ड को डिस्कनेक्ट कर दिया। अब ये कार्बन सल्फर बॉन्ड को हम डिस्कनेक्ट करेंगे, क्योंकि अगर आप इसको गौर करके देखें तो ब्यूटाइल मतलब R, S और ये एक फिनाइल, तो मतलब ये ईथर है, ठीक है। तो ईथर कैसे बनता है आप जानते हैं, जब हम अल्कोहल की बात करते हैं तो अल्कोहल और एल्काइल हैलाइड से बनता है, तो यहाँ पर ये थायोल और एल्काइल हैलाइड से बना है, ठीक है। तो मैंने आज आपको केवल गाइडलाइन 3rd समझाई है, इसको अच्छे से आप नोट करके और इसको 2-3 बार रिवाइज करना अच्छे से, तब आपको ये समझ में आ जाएगी। मेनली इसका जो पर्पस था 3rd गाइडलाइन का वो यही था कि जो हमने गाइडलाइन 1st एंड 2nd पढ़ी थी उससे डिफरेंट केसेस अगर हमारे सामने आ जाएं कि अगर लेस रिएक्टिव हमें रिएक्ट करवाना है तो हम क्या करेंगे, और अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो लेस रिएक्टिव नहीं बन रहा, मोर रिएक्टिव बन रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उसको प्रोटेक्टिंग ग्रुप लगाकर प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से पहले क्लियर करना, तभी आप आगे की गाइडलाइंस को पढ़ना। ओके, थैंक यू।